लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज से हम शुरू करने वाले एक बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मैं फंडामेंटल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली इस चैप्टर में आप जो पढ़ने वाले हो ये आपको कई सारे दूसरे चैप्टर्स में भी काम का है, और इसलिए इस चैप्टर को पहले समझना ज़रूरी है क्योंकि ये फंडामेंटल चैप्टर है। आपके बाकी चैप्टर्स में भी इसको आपको बार बार रेलेवेंस मिलेगा। जब जब एफएम की बात होगी वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इसका रेलेवेंस हमेशा रहेगा। आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सी इस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरे इस एक्सप्लेनेशन पे, इस एग्जाम्पल पे स्पेसिफिक ध्यान देना पड़ेगा। राइट, सी ध्यान से समझना बच्चों। हम सब जानते हैं कि ये मान लेते हैं हमारी बैलेंस शीट है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अलग अलग जगह से कैपिटल लेकर आते हैं, वो है सोर्स ऑफ कैपिटल। क्या लेकर आते हैं हम? सोर्स ऑफ कैपिटल। अब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल भी होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल भी होता है। इस चैप्टर में मैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल की बात करूंगा, वो कैपिटल जो हम बहुत लंबे पीरियड के लिए बिजनेस में यूज करना चाहते हैं। अब ये जो आपने लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल लाया है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, आपने इसको टाइम पास के लिए तो नहीं लाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैपिटल लाया देखने के लिए, कि भर भर के कैपिटल लाएंगे और बस उसको देखते रहेंगे जीवन भर। ऐसा तो ऑफकोर्स नहीं होगा। आपने ये कैपिटल क्यों लाया है? ताकि आप इस कैपिटल से ले पाए असेट्स। यूजुअली हम लॉन्ग टर्म कैपिटल से लॉन्ग टर्म असेट्स ही लेते हैं। यूजुअली हम लॉन्ग टर्म कैपिटल से क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म असेट्स ही लेंगे। सो आप ये कैपिटल क्यों लेकर आए? इसलिए लेकर आए क्योंकि आप इस कैपिटल को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर पाओ और उस असेट्स में इन्वेस्ट करके आप फाइनली बिजनेस करना चाहते हो, जिससे आप सस्टेनेबल बेसिस पे प्रॉफिट और वेल्थ जनरेट करना चाहते हो। यही रहेगा बॉटम लाइन किसी भी बिजनेस का। अब मेरा सवाल है कि ये कैपिटल जो आप लेकर आते हो, राइट, क्या क्या रह सकता है इस कैपिटल में? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल के सोर्स क्या हो सकते हैं? तो हो सकता है कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल लेकर आए हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाए हो सकता है रिजर्व्स एंड सरप्लस आपकी कंपनी के बिजनेस के, जो आपने ही इतने साल बिजनेस किया है उसमें से आपने कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस कमाए होंगे, और हो सकता है यही रिजर्व्स एंड सरप्लस आप कई नए बिजनेस में और इन्वेस्ट कर रहे हो। यस नो? सो हो सकता है कि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस एक आपका सोर्स ऑफ कैपिटल है कि आपने ही कमाए हुए पुराने प्रॉफिट्स आज आपके नए एसेट्स को खरीदने के काम आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप कुछ प्रेफरेंस शेयर से कैपिटल लेकर आए, या आपने लोन ले लिया कहीं से, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, या आपने डिबेंचर्स ले लिए। तो ये क्या है? इन सोर्सेस से आप अपना कैपिटल लेकर आ रहे हो। आई रिपीट, क्या कर रहे हो आप इन सोर्सेस से आप अपना कैपिटल लेकर आ रहे हो। ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल के सोर्सेस हो गए। अब ये कैपिटल जो आप ला रहे हो, इससे आपको क्या करना है? आप बिजनेस करना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो। लेकिन ये कैपिटल जो है, आप सब जानते हो, ये फ्री में तो नहीं मिलने वाला। कोई भी आपको आपका कैपिटल फ्री में देने वाला है? कल चले अगर मैं आपके पास आके आपको बोलूँ कि मुझे 10 लाख रुपए दो, कोई भी फॉर्म में दो, चलो लोन बोल के दो, या आप मेरे कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाओ, शेयर होल्डर बन जाओ, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए ऐसे दे देंगे? हाँ ले लीजिए, 10-15 साल के बाद 10 लाख रुपए ला के देना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप सब जानते हो कि आपका पैसा कहीं ना कहीं आप भी तो इन्वेस्ट कर सकते थे। आपके पास कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी, और इसलिए अगर वो पैसा मैं ले लूँ आपसे, तो आपके पास वो जो पैसे कहीं और इन्वेस्ट करके आप अपने बिजनेस में लगा सकते थे, आप बैंक में रख सकते थे, आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे, सिक्योरिटी मार्केट में आप वहाँ सब इन्वेस्ट करके उस पर कुछ पैसा कमा सकते थे। अगर आप वो सारा पैसा मुझे दे दो, तो आपका तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा ना पैसे कमाने का। आपका तो वो इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका। अगर आप आपका पैसा मुझे दे रहे हो तो आप मुझे ये समझाओगे कि देख सूरज, अगर सूरज जी हम आपको ये पैसा नहीं देते तो हम कहीं पे लगा सकते थे, और क्योंकि सूरज जी आप ये पैसा लेके जाने वाले हो, हमारा वो अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है, इसलिए आप हमको क्या दोगे बदले में? मतलब ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये सारे सोर्स ऑफ कैपिटल, चाहे कोई भी हो, इक्विटी शेयर कैपिटल भी क्यों ना लेकर आए। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ चलो 10 लाख रुपए दीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाए मेरे कंपनी के, 10 साल में आपको कुछ भी नहीं दूंगा। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी, डिविडेंड तो देना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आप कहीं से भी कैपिटल लेके आओ, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल आप कहीं से भी लेके आओ, किसी भी इस कैपिटल का, किसी भी सोर्स ऑफ कैपिटल का एक कॉस्ट होता है। ये कैपिटल आपको फुकट में कोई नहीं देने वाला। आप ये अगर कैपिटल लेकर आने वाले हो तो इस कैपिटल के ऊपर आपको सामने वाले को कुछ ना कुछ देना है, और वो जो आप सामने वाले को कुछ ना कुछ देने वाले हो, अगर मैं उसको परसेंटेज में मेजर कर लूँ पर एनम बेसिस पे कि कितना टक्का देना पड़ता है उसको, कितना टक्का मतलब आप कितना लेकर आते हो उसका कितना परसेंटेज उसको देना पड़ता है, अगर ये मैं मेजर कर पाऊँ तो मैं कहूँगा कि मैंने उस कैपिटल का कॉस्ट मेजर कर लिया। क्या मेजर कर लिया? कॉस्ट। सर एक और बार, एक सिंपल फॉर्म बोल के ऐसा समझ लीजिए, ये लोन ले रहे हो आप,
अगर आप ये लोन ले रहे हो, मान लेते हैं ये बैंक से आपने लोन लिया है 11% पर एनम से, क्या रेट से लिया आपने? 11% पर एनम से आपने लिया हुआ है, 11% पर एनम। ये 11% क्या दिखा रहा है कि हर साल आपको बैंक को जितना भी आपने लोन लिया, से आपने 10 लाख रुपीज लोन लिया है, यस नो, तो 10 लाख रुपीज के ऊपर का 11% जो मान लीजिए 1,10,000 आ जाएगा, रुपीज 1,10,000, आपको बैंक को हर साल इतना इंटरेस्ट देना है। तो ये क्या हो गया कि आपने बोला कि 10 लाख के लोन के ऊपर मैं 1,10,000 रुपये हर साल इंटरेस्ट देता हूँ। एक तरीका ये बोलने का, या एक और तरीका बोलने का ये कि जो मैंने ये लोन लिया है, जानते हो कितने में लिया है? 11% से मैंने मार्केट से पैसा उठाया है। मैं एकदम रॉ लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ, एकदम जो मार्केट में लैंग्वेज रहती है वही, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फिर मैं आता हूँ टेक्निकल टर्म्स पे। क्या बोलते हैं म्यूचुअल, सुना है कि नहीं? आपके पापा को, आपके रिलेटिव्स को, जो बड़े बिल्डर्स रहेंगे आपके रिलेशंस में कोई ना कोई, उनको ऐसा बात करते हुए सुना है कि नहीं सुना? बिजनेसमैन रहेंगे आपके पहचान में, क्या बोलते हैं वो? मैंने मार्केट से 11% पे पैसा उठाया है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 11% से पैसा उठाया मैंने मार्केट से, मतलब मैंने मार्केट से पैसा रेज किया है। 11% क्या दिखाता है कि एवरी ईयर आपको जितना भी आपने पैसा उठाया उसका 11%, जो हमारे इस केस में आ रहा है 1,10,000 रुपये, ये आपको देना पड़ेगा उस सोर्स ऑफ फाइनेंस वाले को। मतलब ही आप जो आज ये 10 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आए हो, उसका एक कॉस्ट है, आपको हर साल सामने वाले को 1,10,000 रुपये देने हैं। और अगर ये रुपीज़ में ना बोलते हुए मैं परसेंटेज में बोल दूं कि आपने जितना भी पैसा उठाया उसको, उसके ऊपर 11% आपको एवरी ईयर देना है सामने वाले को, ये दिखाता है कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर कर लिया पर एनम बेसिस पे, वो भी परसेंटेज में। तो मेरा इस चैप्टर का एम क्या है? मेरा इस चैप्टर का एम ये है कि आपने ये जो भी अलग अलग सोर्सेस से कैपिटल को रेज किया होगा, जो भी अलग अलग सोर्सेस होंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल जो भी रहेंगे, हो सकता है आपने पैसा रेज किया होगा बाय इक्विटी, हो सकता है आपने पैसा रेज किया है यूजिंग रिजर्व एंड सरप्लस, आपके रिजर्व एंड सरप्लस से आपने यूज किया फिक्स एसेट्स लेने के लिए, आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाया, आपने लोन उठाया मार्केट से, आपने डिबेंचर लिया मार्केट से। आप कहीं से भी पैसा लेकर आओ बिजनेस करने के लिए, आप जिनसे भी पैसा लेकर आए हो उनको आपको रिटर्न में देना पड़ता है, रिटर्न्स देने पड़ते हैं। और वो जो आप इनको दोगे, दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट फॉर रेजिंग दैट कैपिटल। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये जरूरी क्यों है? हम डिटेल में देखने वाले थियरी, लेकिन एक मेन अगर बॉटम लाइन दे दूं ये जरूरी क्यों है, तो मुझे ये पता रहना चाहिए कि मेरा जो कैपिटल है वो क्या रेट से मैंने उठाया। जैसे यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने जो कैपिटल उठाया वो 11% से उठाया है। कम ऑन, क्या मैंने जो कैपिटल उठाया वो कितने से उठाया? मैंने वो कैपिटल 11% से उठाया है। जब ये मुझे पता होगा कि मैंने ये 11% से उठाया, तब जाके मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि मुझे मेरे बिजनेस को क्या रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए मेरे बिजनेस से। मतलब क्या है कि जब मुझे पता होगा कि मैंने कैपिटल कितने से उठाया, 11% पर एनम से, तो मैं उनको उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जो मुझे 11% से ज़्यादा रिटर्न दे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये पैसा मैंने टाइम पास के लिए तो नहीं लाया। रिलायंस आज करोड़ों रुपए उठाता है, आज टाटा करोड़ों रुपए लेके उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? ताकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर पाए। प्रोजेक्ट चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, प्रोजेक्ट चाहे सर्विस देने का हो, कोई तो प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट उनको ये पता रहना चाहिए कि उनको ये कैपिटल कितने में गिरा। क्यों पता रहना चाहिए? कि जब उनको समझेगा कि उनका कैपिटल ही गिरा है 11% पर एनम में, और मान लेते कोई उनके पास एक प्रोजेक्ट लेकर आया कि सर आप हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे उसका 8% देंगे। कितना देंगे? 8% देंगे। आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे उसका 8% हम आपको देंगे। तो टाटा ने, रिलायंस ने हंसते हंसते इमीडिएटली उसको इग्नोर कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए ऐसे प्रपोजल को, क्योंकि वो बोलेंगे अरे भाई तू हमको 8% देने वाला है, हम जितना पैसा लगाएंगे उसका तू 8% देने वाला है। अरे भाई हम ही वो पैसा 11% से लेकर आए हैं। तो डोंट यू थिंक आपको आपका कॉस्ट पहले पता होना चाहिए कि आपने कैपिटल कितने में उठाया, पहले ये पता होना चाहिए ना आपको। अगर वही नहीं पता तो आप कैसे डिसीजन ले पाओगे कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट करना है, या आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि क्या इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए क्या नहीं बढ़ना चाहिए। ये बिजनेस मुझे देने वाला है 16% रिटर्न, या चलो ये बिजनेस मुझे देने वाला है 15% रिटर्न। अच्छा 15% रिटर्न मिलने वाला है, फिर ठीक है, क्योंकि मेरा कॉस्ट 11% ऑलरेडी है। फिर पैसा उठाना सेंसिबल कहलाया जा सकता है कि भाई 11% से पैसा उठाओ और इस प्रोजेक्ट में लगा दो कि ये प्रोजेक्ट उसका 15% रिटर्न देने वाला है। तो जो डिफरेंस है वो हमारी कमाई हो जाएगी, राइट। सो आपको ये डिसीजन लेने के लिए कौन से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने हैं, कौन से प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने हैं, उसके लिए आपको आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होना चाहिए। अगर जितना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ इन्वेस्ट करिए। जितना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे कम रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो फिर आपने रिजेक्ट करना चाहिए। ये है इस चैप्टर का बॉटम लाइन।
आइए डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चार्ट फॉर्मेट में पेश है आपके सामने सारे नोट्स, एकदम चार्ट फॉर्मेट में सब कुछ मैंने चार्ट तरीके से क्लासिफाई किया है ताकि आप बड़े आसानी से हंसते खेलते इसको पढ़ पाओ। सबसे पहले चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या क्या है, मुझे समझना है कि क्यों लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हम लेकर आते, कहाँ से हम लेकर आते, रियल में मीनिंग क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जो मैंने आपको अभी समझाया कि परसेंटेज में आंसर निकालना, उसका मीनिंग समझना, फिर ये समझना कि कौन से फैक्टर्स से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो सकता है, राइट। फाइनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेजर भी करेंगे हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग केसेस सॉल्व करेंगे, अलग अलग केस स्टडीज देखेंगे कि इस केस में आपको निकालना पड़ेगा कि कंपनी को इफेक्टिवली कॉस्ट कितने में गिरा या इफेक्टिवली कंपनी को ये कैपिटल कितने में गिरा, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। और फिर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फेयर इनफ। तो चैप्टर का एम फाइनली ये है कि हम एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तक पहुंचे। फेयर इनफ। हाँ सर, चलिए देखते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के फीचर्स देके रखे सबसे पहले कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या रहता है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के फीचर्स ये है कि इट इन्वॉल्व्स फाइनेंसिंग फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैपिटल मार्केट से लाया जाता है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हैव अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, जनरली यूज फॉर फाइनेंसिंग बिग प्रोजेक्ट्स। यूजुअली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए यूज किया जाता है। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस, उसका मीनिंग और उसका पर्पस मैंने यहाँ पे देके रखा है। सबसे पहला पर्पस क्या है, फिक्स्ड एसेट्स लेने के लिए। दूसरा क्या है, टू फाइनेंस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। आप अगर अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हो, एक सेंटर था, अब आप 7 सेंटर्स खोलना चाहते हो, तो वो 7 सेंटर्स खोलने के लिए कैपिटल तो लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल लगेगा क्योंकि आप ये लॉन्ग रन में कंटिन्यू करना चाहते हो। फेयर इनफ। बच्चों समझिए, आपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस उठाया 2 महीने का, आपने 7-8 सेंटर डाल दिए और 2 महीने का फाइनेंस लेकर आए थे। 2 महीने खत्म हो गए, सामने वाली पार्टी आ गई पैसे मांगने के लिए, चल भाई मेरा पैसा दे दे, तो आप कहाँ से ला के दोगे? वो 7-8 सेंटर जो खोले थे वो बंद कर दोगे और उनका पैसा वापस दोगे? 2 महीने नहीं ना, कुछ तो वक्त लगेगा कि इतना आप जनरेट करो कि बाद में आप अपने खुद के कमाए हुए रिजर्व्स एंड सरप्लस से अपना लोन वगैरह रिपे कर पाओ। सो यूजुअली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो रहेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल से ही फाइनेंस होता है। लॉन्ग टर्म सोर्स की जो रिक्वायरमेंट है आपको फिक्स एसेट्स खरीदने हैं, आपको एक्सपेंशन वगैरह करना है, आप लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ही लेकर आए। इसके बाद में मेरे पास क्या है, टू फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके जाके हम एक चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। जो आप जानते हो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, एक तरीके से ये ऐसा कैपिटल रहता है जो बिजनेस में चलते रहता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री आपको खरीदना है, रॉ मटेरियल। अब बच्चों रॉ मटेरियल आपका कोई ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं है कि जैसे रॉ मटेरियल ले लिया तो 10 साल के लिए अभी अपने पास ऐसा पैसा रहना चाहिए, कोई तो अपने ऐसा पैसा देना चाहिए कि 10 साल के लिए मांगे ना, क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल खरीदना। ऐसा नहीं है, रॉ मटेरियल में पैसे अटकते हैं और तुरंत रॉ मटेरियल बेच के 3-4 महीने बाद पैसे आ भी जाते हैं। नो, वापस आप नया रॉ मटेरियल खरीदते हो तो उसके पास जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो भी आपने मान लीजिए कैपिटल उठाया होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल चल जाता है उसको कभी कभी, कि वो रॉ मटेरियल बेच दोगे आप तो पैसा वापस मिल जाएगा, सामने वाले पार्टी को पे कर देना। लेकिन कुछ वर्किंग कैपिटल ऐसा रहता है जो परमानेंट नेचर का रहता है, जो बिजनेस में हमेशा चाहिए, उतना तो रखना ही पड़ता है। तो ऐसा परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है ये भी आपने लॉन्ग टर्म से ही लाना चाहिए। इसके बारे में और डिटेल में हम चैप्टर नंबर 7 में बात करेंगे। फेयर इनफ। लेकिन ऐसा समझ लीजिए वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल रहता है जो आपके बिजनेस में लगाते हैं हम, तुरंत 2-4 महीने में वापस इनकैश भी कर लेते हैं, वापस लगाते हैं। जैसे इन्वेंट्री में खरीदा हमने तो कैपिटल अटक गया, पर इन्वेंट्री को मैंने बेच दिया, थोड़े दिनों में डेटा से पैसे मेरे आ गए, पैसा आ भी गया, वापस नया माल खरीदा, वापस बेच के पैसा कमा लिया। ये चलते रहता है, इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल का वो पार्ट जो परमानेंट रहता है, ऐसा पार्ट जो आपको हमेशा आपके बिजनेस में रखना ही है, राइट। तो ऐसे पार्ट को भी हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म इससे फाइनेंस करेंगे। एक एग्जांपल बोलकर मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं आप अपने बिजनेस में एक सिक्योरिटी बोल के कुछ एक रिजर्व में या एक सेफ्टी स्टॉक रखना चाहते हो, कुछ ऐसा स्टॉक जब सेफ्टी में रखना चाहते हो, जो आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो। आप कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हो, खरीदने के लिए पैसे अटक जाते हैं, पर रॉ मटेरियल बेच के पैसे वापस आ भी जाते हैं, वापस पैसे अटकते, वापस पैसे आ भी जाते हैं। इसको हम चैप्टर 7 में पढ़ने वाले ऑपरेटिंग साइकिल बोलकर। लेकिन बच्चों मान लेते हैं आप अपने बिजनेस में कुछ सिक्योरिटी रखना चाहते हो, एक सिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल, सिक्योर्ड सेफ्टी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि भाई कभी इमरजेंसी आ गई, कभी अचानक से कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया वापस, तो वो लॉकडाउन वगैरह में हमारे पास रॉ मटेरियल चाहिए रहे अपने पास बिजनेस में, बिजनेस बंद ना पड़े उसकी वजह से। इसलिए सेफ्टी बोलकर आप कुछ स्टॉक हमेशा आपके बिजनेस में रखते हो। आई वुड रिपीट द वर्ड हमेशा, एज अ सेफ्टी। हमेशा आप 1 लाख का माल रखते हो आपके पास, तो 1 लाख का माल आप
खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, ऐसा नहीं है। 1 लाख का माल आपके पास हमेशा आपको रखना है, तो 1 लाख रुपए का आपको लॉन्ग टर्म ही पैसा लाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म पैसा लाके मतलब नहीं, क्योंकि वो आपको आपके बिजनेस में हमेशा रखना है, परमानेंटली रखना है। तो ऐसा पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल जो आप परमानेंटली मेंटेन करना चाहते हो, वैसा भी हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से लाएंगे। तो थियोरी में बड़ा काम का है कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या पर्पजेस क्या है। तो नंबर 1 क्या है, फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करना एक पर्पज है। नंबर 2 क्या रह सकता है, टू फाइनेंस द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। और नंबर 3 क्या हो सकता है, टू फाइनेंस द परमानेंट पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखेंगे हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बच्चों ये नेचर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लॉन्ग टर्म पैसा लगेगा। हम पढ़ क्या रहे बच्चों, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। क्या आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 18 करोड़। आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, वो हम पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो पहला उसमें है नेचर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल अपने चाय वाले को देखा है, चाय वाले भैया जब चाय बनाते हैं, उनका नेचर ऑफ द गुड क्या है, क्या वो नेचर ऑफ द गुड जो उनका ऐसा वो ड्यूरेबल कमोडिटी है, कई सालों तक रहती है, नहीं, चाय बनाई बेची, चाय बनाई बेची, या जो चाय का ऑर्डर आता है वही चाय बनती है। सो कभी अगर चाय वाले भैया है, उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल इतना नहीं लगता, क्योंकि उनके जो गुड्स है वो ऐसे बनते हैं, ऐसे बेचते भी है। कभी चाय के केस में डेटस सुना है, डेटस खैर रहता होगा, आप अपने कैंटीन में जब रहेंगे, आप अपने कॉलेजेस में जब रहेंगे, आप आपके आजू बाजू में जब चाय के पास जाते रहेंगे, एक आदत आपकी होगी कि आप चाय लेके इमीडिएटली पेमेंट करते हो। या हो सकता है कि आप चाय वाले भैया को बोलो कि भैया खाते में लिख देना, मैं 1-1 महीने का पेमेंट एक साथ करूंगा, ठीक है। सो चाय वाले भैया को इतना लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, उनका नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऐसा है कि वो बनता है, बिक के लगेज पैसे भी आ जाते हैं। चाय बनी, सामने वाले ने चाय पी, पैसे दे दिए, चाय बनी, सामने वाले ने चाय पिए, पैसे दे दिए। वहाँ पे आपको ऐसा फटाफट से पैसा मिल जाता है। यही मान लेते हैं, अगर आप एक बिल्डर रहते हैं, आपके पास फ्लैट की स्कीम होती है, आपको बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। अब बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन में आपके कई सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि सर हम पूरा पैसा एक साथ नहीं दे पाएंगे, हम फ्लैट बुक कर लेते, थोड़ा 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 पैसा हम देते जाएंगे आपको कई सालों तक। ऐसे केस में होगा क्या, आप ही अगर मान लीजिए फाइनेंस भी कर रहे हो उनको, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है आप ले लीजिए फ्लैट, मुझे आप थोड़ा थोड़ा पैसा देना। इंटरेस्ट आप डेफिनेटली लगाओगे, लेकिन आपका प्रिंसिपल भी पैसा तुरंत नहीं आ रहा ना, थोड़े थोड़े दिनों में आ रहा है। ऐसे केस में एक जो बिल्डर रहेगा उसको हो सकता है बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो। सो हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। उसमें सबसे पहला कौन सा था, नेचर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। इफ अ बिजनेस इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल एंड सिंपल आर्टिकल्स, इट विल रिक्वायर अ स्मॉलर अमाउंट। छोटे आइटम्स बना रहे स्मॉल, और अगर आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हैवी मशीन लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा लगेगा। टेक्नोलॉजी यूज़, हैवी इंडस्ट्रीज जो रहते हैं वहाँ पे लार्जर लगता है, राइट, जबकि जहाँ सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वहाँ पे लेबर इंटेंसिव रहता है, वहाँ पे कम कैपिटल लगता है। ओके, नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका नेचर ऑफ द बिजनेस, अ बिजनेस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ कैपिटल अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स, लाइक लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, राइट। तो कुछ बिजनेसेस है जिसको लैंड, बिल्डिंग वगैरह नहीं लगता, नेचर ऑफ द बिजनेस। जैसा आपका मान लीजिए नेचर ऑफ बिजनेस, आपने देखा है कि कुछ रहते हैं जो पानीपुरी के स्टॉल्स रहते, चलते फिरते, राइट, चलते फिरते, वो स्टॉल रहता है, अपने साथ ही कैरी करता है वो बंदा, तो उसको बिल्डिंग, उसको ऑफिस, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। तो आपका नेचर ऑफ द बिजनेस कैसा है, अगर आपका नेचर ऑफ द बिजनेस ऐसा है जिसको बहुत बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट्स लगते हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। सो बस ये चैप्टर एक्चुअली, ये जो पैराग्राफ है, ये ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ ही थोड़ा सा उसका एक्सपेंशन है कि कौन डिसाइड करता है कि आपको कितने पैसे लगेंगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपकी ज़्यादा होगी या कम, डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी, नेचर ऑफ बिजनेस पे भी, और साथ साथ में आप कौन से टाइप की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। अब कहाँ से आप पैसा ला सकते हो। हम पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कौन क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। क्या आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस अगर ला रहे हो तो कहाँ से लाया जा सकता है। तो बच्चों देखेंगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस लाना है तो हमारे पास 2 मेन सोर्सेस है। पहला क्या है, एक है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, और दूसरा मेरे पास क्या रहने वाला है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, फेयर इनफ। वंस अगेन, मुझे अगर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस लाना है तो मैं कहाँ से ला सकता हूँ। एक है मेरे पास इंटरनल, खुद ही मैं मेरे सोर्सेस से पैसा लाऊं, या दूसरा क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस को पहले समझ लेते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब क्या बच्चों, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस मींस बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स जैसे उसमें क्या आएंगे, डिबेंचर्स, आपने लोन लिया, और अदर ऐसे ही सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब क्या कि अगर आप किसी से डिबेंचर लेते हो, व्हाट इज दिस डिबेंचर, इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ लोन, स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन। सबसे अपने 100 रुपए का लोन लिया है, डिबेंचर लेके रखे, 10 साल के बाद आप रीपे करने वाले उसको, तो 10 ईयर्स के लिए आपने इन सबसे लोन लिया है। सिर्फ फर्क इतना है कि उसके जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स है वो स्मॉल अमाउंट भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 100 रुपए में भी दे सकते हैं, कोई 500 रुपये लगाएगा, कोई 1000 रुपये लगाएगा, कोई 10,000 रुपये लगाएगा।
राइट। वही अगर मान लीजिए टर्म लोन के केस में क्या होगा कि एक ही बैंक रहती है मान लीजिए, और वही आपको बहुत बड़ा फाइनेंस दे देती है। यस, जैसे बैंक ने मान लेते विजय माल्या को फाइनेंस किया, माल्या सबके पैसे ले गया, नीरव मोदी को एक ही बैंक ने बहुत सारा पैसा फाइनेंस कर दिया। सो ये क्या हो सकता है आपका टर्म लोन्स। तो आपको अगर बोरोड फंड्स लाना है, बोरोड फंड्स मतलब क्या कि एक्सटर्नली, इसको हम आम तौर पर लोन बोलते हैं। सो एक्सटर्नल फंड्स आर नथिंग बट बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स आई कैन हैव ब्रॉडली फ्रॉम टू मेन सोर्सेस, वन इज डिबेंचर्स, द अदर वन इज टर्म लोन। इन दोनों में सस्ता कौन है? इन दोनों में सस्ता गिरता है आपको डिबेंचर, और दूसरा क्या रहता है? टर्म लोन। ये थोड़ा सा डिबेंचर से महंगा रहता है। सिंपल रीजन कि टर्म लोन के केस में बैंक अपना कमीशन खाती है, डिबेंचर के केस में आप बैंक को बीच में लाते ही नहीं हो, आप डायरेक्टली वो लोग जिनके पास पैसा है आप उनको ही डायरेक्टली डिबेंचर देते हो और उनसे ही पैसे लेते हो। लोन के केस में ऐसा नहीं है, लोग अपना पैसा पहला बैंक को देते हैं और बैंक फिर आपको पैसे देती है, तो बैंक बीच में कमीशन खाती है। इसलिए टर्म लोन डिबेंचर के मुकाबले थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। सो आपने क्या किया, हम पढ़ के रहे हैं सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो फ्रॉम वेयर ऑल कैन यू रेज योर लॉन्ग टर्म सोर्सेस रिक्वायरमेंट्स, वेयर ऑल कैन यू गेट योर लॉन्ग टर्म finance? You can get your long term finance broadly from two areas. One can be categorized as internal source of finance, the other can be categorized as external source of finance. External source of finance में क्या आएगा कि external source of finance मतलब मैं डिबेंचर से भी पैसा उठा सकता हूँ, मैं टर्म लोन से भी पैसा उठा सकता हूँ। External source of finance is actually borrowed funds. क्या आपने किसी ऐसे बंदे से पैसे लिए जो इस बिजनेस का ओनर नहीं है? borrowed funds किसी और से लिए। और वही इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब बच्चों इसको कंफ्यूज नहीं करना, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब खुद के जेब से ही पैसे लिए, ऐसा नहीं। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब जो भी ये फाइनेंस दे रहा है, जो भी ये फाइनेंस आपको दे रहा है, वो आपके बिजनेस का इंटरनल पार्ट है, वो आप ही हो जरूरी नहीं है। बट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब कि जो भी आपको ये फाइनेंस दे रहा है वो आपके बिजनेस का इंटरनल पार्ट है, उसका भी बिजनेस में से है, वो आप ही हो ऐसा जरूरी नहीं। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते बच्चों टाटा ग्रुप को पैसों की जरूरत है, आपने टाटा का शेयर परचेज किया तो आप बन गए ना टाटा के मेंबर। अभी ऐसा ना, आप शेयर होल्डर बन गए कि नहीं बन गए? आप शेयर होल्डर बन गए तो आप हो गए बिजनेस के इंटरनल आदमी। आप अभी बोरोड कोई एक्सटर्नल पार्टी नहीं हो, आप बिजनेस के इंटरनल पार्ट हो कि आपने शेयर परचेज किया। और आप अगर इक्विटी शेयर परचेज करते हो तो अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर देकर फंड्स रेज किए, अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट कंपनी ने कैसे फुलफिल की है? कंपनी ने अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल की है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स इशू करना मतलब क्या? ये जो इक्विटी शेयर होल्डर रहता है, equity shareholder is not some external part, he is internal as regards to what? Internal because he is a member of that particular company, he is a shareholder of that particular company, and hence फंड्स अपने लिए हैं, आपके जेब में से नहीं लिए टाटा ने एक को शेयर होल्डर बना दिया, मतलब अभी वो कंपनी का इंटरनल हिस्सा हो गया और उससे पैसे लिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा रेस करना, इसको इंटरनल सोर्स कहेंगे। वैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रोवाइडर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ये भी इंटरनल पार्ट है। और आपकी रिटेन अर्निंग्स मतलब क्या? आज तक अपनी इतने साल से इतने साल में मेहनत कर करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट भी किसका? एक्चुअली इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही रहता है। पर आपने वो उनको डिविडेंड ना देते हुए बिजनेस में ही रखा और उससे और बिजनेस ग्रो करने के लिए उसको यूज़ किया। और इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले भी बोले हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारा ये पैसा हमको दे दो डिविडेंड बोल के। नहीं तो अगर आपने ग्रोथ के लिए यूज़ किया तो भी चलेगा, कि कंपनी अगर ग्रो करेगी तो कंपनी के आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे और वो फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो फाइनली इन्हीं को मिलना है। सो कभी कभी रिटर्न अर्निंग्स, कभी कभी डिविडेंड पूरा दे देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कभी कभी डिविडेंड देते ही नहीं है, थोड़ा सा ही देते डिविडेंड, कुछ पैसा कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है। और रिटेन करने से ऐसा मत सोचना बच्चों कभी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ विश्वासघात हुआ है या इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने धोखा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले भी खुश होंगे कभी कभी अगर कंपनी के पास बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कंपनी अगर उसमें ही इस इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के पैसे लगाती है तो ये पैसा ऐसा नहीं कि कंपनी ने अपना कर लिया, ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी ने ही एक एक्सपेंशन में लगा दिया पैसा। अब उस एक्सपेंशन से जो प्रॉफिट्स आएंगे वो भी तो इन्हीं को मिलना है, फेयर इनफ। सो कंपनी कभी कभी डिविडेंड देती है, कभी कभी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, रिटर्न कर लेती है। तो रिटर्न करने से भी ऐसा नहीं कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को धोखा दिया आपने, वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही रहता है, कंपनी उसको इन अ वे हेल्ड करती है अपने पास, जस्ट लाइक ए ट्रस्टी, कि ऑन बिहाफ ऑफ दोज इक्विटी शेयर होल्डर्स ये कंपनी के पास रहेगा जरूर, बट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का ही। सो एक्चुअली ये क्या है, आप इन जगहों से पैसा लेकर आ सकते हो अपने फिक्स एसेट्स को परचेस करने के लिए। आप नया इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करिए, या आज तक जो आपने पैसा कमाया जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है, बट उनको ना देते हुए आपने उसी से नए मशीन्स खरीद लिए, ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। या आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए,
तो ये हो गया आपके इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये हो गया आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। फेयर एनफ एवरीबॉडी। तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा था आपकी रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर योर बिजनेस। यस नो। फिर हमने देखा था लॉन्ग टर्म फाइनेंस का यूज क्या है, कहाँ पे यूज हो सकता है वो, राइट। वो यूज हो सकता है आपको फिक्स एसेट्स परचेस करने के लिए, वो यूज हो सकता है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, वो यूज हो सकता है वर्किंग कैपिटल का जो परमानेंट पोर्शन रहता है उसको फाइनेंस करने के लिए। वो पढ़ने के बाद हमने थ्योरी में पढ़ा कि चलो सर अभी हमको समझ में आ गया इंपॉर्टेंस क्या लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का, आप तो हमें ये बताइए कि हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से ला सकते हैं। तो मैंने कहा दो जगहों से ला सकते हो, एक है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, दूसरा क्या है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। यस नो। ओके सर, ये पढ़ लिया। तो चलिए अभी वन बाय वन थोड़े से ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस को इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये, और डिटेल में हमें इसको देखने ही वाले एक एक केस को, राइट। बोरोड कैपिटल में यहाँ पे देखे रखा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब ये नॉन कन्वर्टेबल क्या है, कन्वर्टेबल क्या है, ये भी आपने 12th स्टैंडर्ड में जरूर पढ़ा होगा अकाउंट्स में, 12th में नहीं तो फाउंडेशन में तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए। सो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब क्या कि ये डिबेंचर्स का मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद, मान लीजिए आपने 5 से 9 साल के लिए मान लीजिए ये डिबेंचर्स रहते हैं यूजुअली, और इनका मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद ये डिबेंचर का जो फेस वैल्यू था, या फिर मान लीजिए जो आपने ये डिबेंचर्स इशू करते वक्त इसकी इशू प्राइस क्या होगी वो भी बताई थी, और ये रिडीम कितने पे होने वाले ये भी बताया था आपने। तो आपका मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद ये पैसा आपको रिडीम करना पड़ता है, वो जो डिबेंचर होल्डर्स थे उनको ये पैसा वापस दे देना पड़ता है, कंपल्सरी, प्योर फॉर्म ऑफ लोन। यस नो। सो ये क्या है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। लेकिन कन्वर्टेबल क्या रहते हैं कि जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाता है डिबेंचर होल्डर्स हैव एन ऑप्शन कि वो चाहे तो जो उनका जो रिडेम्पशन वैल्यू था वो मिल सकता है उनको, वो वैल्यू ले ले, या फिर अगर वो इस कंपनी से खुश और इस कंपनी के साथ कंटिन्यू करना चाहे तो यही डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर के इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब ये डिबेंचर होल्डर्स अब बन जाते हैं कंपनी के इक्विटी होल्डर्स। हम डिबेंचर होल्डर्स को बोलते हैं आपको आपका पैसा चाहिए तो ले लीजिए, नहीं चाहिए तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप हमारे कंपनी के मेंबर बन सकते हो। अगर आपने इतने साल से हमारे कंपनी को फाइनेंस किया है, अगर आपको हमारे कंपनी का परफॉर्मेंस पसंद आए तो आप हमारे कंपनी के मेंबर भी बन सकते हो। सो इनको यहाँ पे ऑप्शन रहता है, हिंस कॉल्ड एज कन्वर्टेबल। ओके, पढ़ लेते यहाँ पे। दीज आर स्ट्रेट डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स कैरिंग अ फिक्स्ड रेट and having a maturity period of 5 to 9 years. If the interest is accumulated, it has to be paid by the company by liquidation of its assets. It is an economical method of raising funds. Debenture holders do not have any voting rights. Right? There is no dilution of ownership. They cannot be converted into equity shares. They cannot be converted. और वही convertible क्या रहेंगे कि they can be converted into wholly or partly into equity shares. Fair enough, everybody? इसके अलावा हमारे पास फाइनली है टर्म लोन। टर्म लोन क्या रहता है, मेनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स ग्रांट मीडियम टर्म लोन्स फॉर पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स। तो 3 से लेके 5 साल तक अंडरलाइन करेंगे। यूजुअली टर्म लोन्स आपके कितने, 3 से लेके 5 साल तक यूजुअली। कमर्शियल बैंक्स यूजुअली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। याद रखेंगे एमसीक्यू के हिसाब से। कमर्शियल बैंक यूजुअली क्या देते हैं आपको, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस देते हैं इन फॉर्म ऑफ overdraft, cash credit, etc. But nowadays most of the commercial banks have also started term lending and providing need-based finance of different time periods, right? तो पहले के ज़माने में ऐसा था कि आपके जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह थे, यहाँ पे लिख के दिया है जैसे कमर्शियल बैंक्स यूजुअली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, पहले ऐसा था। और आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। कमर्शियल बैंक्स जो आपके वो आपको लॉन्ग टर्म आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन भी देती है। ओके, इसके अलावा बच्चों लोन अगर लेना तो ऐसा नहीं कि इंडिया से उठाना है, आप फॉरेन सोर्सेज से भी उठा सकते हो। सवाल सिर्फ क्या है, क्या वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है या वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब अगर बाहर से भी लोन लेकर आओ क्या दिक्कत है, एक्सटर्नल बोरिंग के फॉर्म में लाइए फॉरेन सोर्सेज। तो फॉरेन सोर्सेज से अगर आपको पैसा लाना है इंडिया में तो यूजुअली इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल बोरिंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआईज, इनसे भी ला सकते हो। सी फॉरेन से पैसा लाना है तो अगेन दैट कैन बी इंटरनल, दैट कैन बी एक्सटर्नल। अब अगर फॉरेन से मान लीजिए फॉरेनर्स को आप इंडिया में इक्विटी शेयर्स दे रहे हो इक्विवेलेंट, तो भाई वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ। नहीं तो एसेंशियल अगर उनसे लोन लिया है तो क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ। बस फर्क इतना है कि वो फॉरेनर्स है, तो फॉरेन सोर्सेज से इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ओके, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे देखे रखा है कि आप बाहर के कमर्शियल बैंक से भी लोन उठा सकते हैं। यस सर,
अब शुरू होता है वो पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? मैंने आपसे कहा था कैपिटल लोगे तो फ्री में तो नहीं रहेगा, उसका कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा। अलग अलग लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे देखे रखे हुए। थियरी वाला पार्ट एकदम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ रेट ऑफ रिटर्न दैट द फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन इट्स मार्केट वैल्यू एंड अट्रैक्ट फंड्स। द रेट ऑफ रिटर्न दैट द फर्म मस्ट अर्न, जैसे मैंने आपसे कहा अगर आपने 11% से पैसे उठाए हैं मार्केट में से, तो आपको आपके प्रोजेक्ट से मिनिमम 11% यू मस्ट अर्न, इतना तो अर्न करना ही पड़ेगा, राइट? नहीं तो आपने जिनसे फाइनेंस उठाया है आप उनको पेमेंट नहीं कर पाओगे, आपकी वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी। सो दैट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट द कंपनी मस्ट earn to maintain its market value and attract funds. Cost of capital is required rate of return on its investment, which belongs to equity, debt, retained earnings. If a firm fails to earn the return at the expected rate, the market value of shares will fall. अगर उतना नहीं रिटर्न कर पाई कंपनी अर्न, तो कंपनी की वैल्यू मार्केट में गिरने लगी। इट विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ओवरऑल वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। अलग अलग लोगों ने देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डेफिनेशन यहाँ पे देखे रखे हुए। एक डेफिनेशन में पढ़ लेता हूँ जॉन हैम्पटन का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न द फर्म रिक्वायर्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी उस पर कम से कम 11% कंपनी ने कमाना ही चाहिए अगर वो अपने वैल्यू को बढ़ाना चाहती है या मेंटेन करना चाहती है तो। फेयर एनफ? यस। चलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते वक्त हम कुछ अजम्पशंस कर रहे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। सो अजम्पशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? तो ये पूरा लेक्चर जो है बच्चों उसमें बहुत सारी अलग अलग थ्योरी हम पढ़ने वाले, बट इस चैप्टर का मेन प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो आने वाला है। बट उसके पहले आपके एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए थ्योरी थोड़ा प्लीज डिटेल में देखते चलिए। अजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस व्हिच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद व्हाइल कैलकुलेटिंग एंड मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इज टू बी कंसिडर्ड दैट देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। 3 मेन अजम्पशन से कोई भी कैपिटल का कॉस्ट निकालते वक्त, पहला, इट इज नॉट अ कॉस्ट एज सच, इट इज मियरली अ हर्डल रेट। बच्चों हर्डल रेट मतलब क्या? हर्डल मतलब क्या? डोंट क्रिएट हर्डल्स इन माय पाथ मतलब क्या? मेरे पाथ में जानबूझ के बाधक मत बनो, हर्डल्स मत लाओ यार, परेशानियां ना लाओ। हर्डल रेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये रेट आपको पता नहीं है, अगर मान लीजिए आपको फाइनेंस फ्री में मिला होता तो क्या हर्डल है? आप कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, कोई प्रोजेक्ट अगर आपको बोल रहा है जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका 1% देंगे हम, 1%, 2%, 3%, आपको तो कुछ भी चल जाता। बट द वेरी मोमेंट यू से नहीं रे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 11% है, द वेरी मोमेंट यू से नहीं भाई मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 11% है, तो अब आपके लिए हर्डल बन जाता है कि 11 या 11 के ऊपर जो दे रहे हैं प्रोजेक्ट उसी में पैसा लगाए। कोई प्रोजेक्ट अगर आपको 8.5% रिटर्न दे रहा है, 3% रिटर्न दे रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को उधर रिजेक्ट कर देने का, एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक हर्डल है भाई, क्योंकि 11% से तो मैं लेकर आया हूं पैसा, मुझे सामने वाले को 11% रिटर्न देना है, तो आई वुड रादर इन्वेस्ट ओनली इन दोज प्रोडक्ट्स विच कैन प्रोवाइड मी रिटर्न equal to or more than 11%. Yes, no? Hence, cost of capital, this rate is also called as a hurdle rate. Fair enough? It is a minimum rate of return. इतना minimum rate of return कंपनी ने कमाना ही चाहिए, right? It consists of three important risks such as zero risk level, business risk and financial risk. ये सारे risk जो है ये हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, right? Zero risk level, business risk and financial risk. Cost of capital can be measured with the help of the following equation. एक इक्वेशन देके रखा है कि cost of capital क्या रहता है। So cost of capital is equal to देके रखा है K यहाँ पे क्या दिखाता है? cost of capital। तो यूजुअली जो भी आप बोल रहे हो 11% मेरा कॉस्ट है, 12% मेरा कॉस्ट है, इसको हम यूजुअली K बोलेंगे। K stands for cost of capital is equal to क्या लिख के दिया? RJ। RJ क्या है? The riskless cost of particular type of finance। B is the business risk premium। F is the financial risk premium। अब बच्चों K इज इक्वल टू क्या लिख कर दिया है? K इज इक्वल टू RJ प्लस बिजनेस रिस्क प्रीमियम प्लस फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। ओके, अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों, हमेशा एक चीज याद रखिए, इधर देखना। ये है मान लेते एक बैंक जिस पे आप एकदम विश्वास रख सकते हो, और ये बैंक आपको मान लेते दे रहा है, या फिर मान लेते गवर्नमेंट के बॉन्ड पेपर्स है, गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहा है हम आपको 6% देंगे, आप जितना भी हम इन्वेस्ट करोगे आपको उसके ऊपर 6% देंगे। अब ये जो गवर्नमेंट ने कहा है ये 6%, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा, इसमें कोई रिस्क है क्या? नहीं, ये गवर्नमेंट का बॉन्ड पेपर है, 6% में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वही मान लेते बच्चों, वही मान लेते, फोकस करना, आप एक कंपनी के शेयर्स परचेस कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया? कंपनी के शेयर्स परचेस कर, वो कंपनी के शेयर्स में चांस है, चांस 100% श्योरिटी नहीं, देयर इज अ चांस
कि कंपनी के शेयर्स 6% से बढ़ जाएंगे साल भर में। अगर आपको मैं दो ऑप्शन दूं, एक जहां पे कंफर्म 6% मिलने वाला है और एक जहां पे शायद 6% मिल सकता है, नहीं तो फिर हो सकता है 0% भी मिले या कुछ भी ना मिले। ये शायद वाला केस है, ये कंफर्म वाला केस है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये कंफर्म वाले पैसे में लगाओगे। अगर यहाँ पे मिला तो एट मैक्स मान लीजिए 6% मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि इस कंपनी में मिला तो 6 मिलेगा, नहीं तो हो सकता है कुछ भी ना मिले, फिर तो यार ये तो गारंटी है ना, यहाँ पे तो रिस्क ही नहीं है। सो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे रिस्क नहीं है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे अगर सेम रिटर्न दूसरा कंपनी दे रहा है जिसमें रिस्क हो। तो ये कंपनी को समझना चाहिए, क्योंकि मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ और इस कंपनी में रिस्क है। मान लेते मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर बनने वाला हूँ। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द वंस हु आर एक्चुअली टेकिंग द मैक्सिमम रिस्क फॉर द कंपनी, क्योंकि वो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स एज गुड एज द ओनर्स। सो एक्चुअली कंपनी चली, प्रॉफिट हुआ तो उनको मिलेगा और लॉस हुआ तो भी उनको झेलना पड़ेगा। दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स, दोज आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अदर सच आर यही तो होते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी, सच आर द पीपल हु आर कॉल्ड एज ओनर्स। वो जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो रखेंगे, लेकिन कंपनी का लॉस हुआ तो भी उनको ही झेलना है। सो अगर एक कंपनी में रिस्क है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कंपनी मुझे कुछ प्रीमियम दे, एक्स्ट्रा दे, तो ही मैं वहां जाऊंगा। अगर वो भी उतना ही देने वाली जितना एक बैंक देने वाली है, अगर वो भी कंपनी उतना ही देने वाली जो एक गवर्नमेंट का बॉन्ड दे रहा है, तो क्यों जाऊं मैं उस कंपनी में। इस कंपनी में तो मिला तो 6 मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं, और इसमें तो कंफर्म 6 मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली आई विल स्टे विद दिस। सो अगर एक कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी को कितना देना पड़ता है? कंपनी को उतना तो देना ही पड़ता है जो एक रिस्क फ्री एसेट देता है। ओके, प्लस आपके कंपनी में कुछ बिजनेस रिस्क है, आप जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस का कुछ एक रिस्क है, तो वो रिस्क उठाने के लिए आपको शेयर होल्डर्स को कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। प्लस आपके कंपनी ने मान लीजिए कुछ लोन भी उठाया है। लोन क्या है? एक फाइनेंशियल रिस्क आपने उठाई। सही, ये रिस्क क्यों है बच्चों? लोन का बात क्या रहता है, लोन की खासियत क्या रहती है कि आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही है। तो अगर आपके बिजनेस में मान लेते लॉस हुआ, क्या हुआ? अगर आपके बिजनेस में मान लेते हैं लॉस हुआ, अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो भी आपको इंटरेस्ट तो देना ही है। बैंक से जो आपने लोन लाया उस पर इंटरेस्ट तो देना ही है। तो ये भी आपके सर पे क्या एक रिस्क है। और अगर मान लीजिए मैं आपके कंपनी का शेयर होल्डर बन रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी एक तो लोन उठाया है, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है, और वो देने के बाद कुछ बचा तो मुझे मिलने वाला है। मतलब मैं आपकी कंपनी में पैसे उठा रहा हूँ और लगा रहा हूँ, तो जो आपकी कंपनी ने लोन उठाया या रिस्क उठाया, ये रिस्क तो मेरे भी सर पे आने वाला है, क्योंकि मैं आपकी कंपनी का ओनर बन रहा हूँ। तो आपने मुझे ये रिस्क उठाने के लिए भी प्रीमियम देना चाहिए। इन शॉर्ट आपको हमेशा रखना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी कोई रिस्क उठाए तो उस रिस्क के साथ आपको उसको एक्स्ट्रा रिटर्न भी देना पड़ता है। ये दोनों हमेशा साथ में जाते हैं, हमेशा रखना, ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, रिस्क एंड रिटर्न। अगर आप चाहते हो कि अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है तो आपके बिजनेस में रिटर्न भी ज़्यादा होना ही चाहिए, नहीं तो कोई आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा। इधर रिस्की है और मिला तो 6% देंगे और इधर कंफर्म 6% देंगे, तो फिर तो यही लेगा कोई भी। हाँ, ये अगर बोल रहा है नहीं सर मेरे में रिस्क है और मैं जानता हूँ मेरे में रिस्क है, इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रीमियम देता हूँ, 6 तो दूंगा सर आपको, क्योंकि वो तो ये भी देने वाले रिस्क फ्री वाले, तो मैं आपको 6 भी देता हूँ। प्लस मेरे बिजनेस में जो एक स्पेसिफिक रिस्क है, मेरे बिजनेस रिस्क, उसके लिए मैं आपको 2% और दूंगा सर। प्लस मेरे बिजनेस ने ना सर फाइनेंशियल रिस्क भी उठाई है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या? कुछ फाइनेंशियल फिक्स्ड लायबिलिटी उठाई है, जैसे हर साल सर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब अगर हम बिजनेस करें, प्रॉफिट भी हो तो भी हो सकता है सर आपको डिविडेंड ना मिले, क्योंकि उस प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देने के बाद कुछ बचा तो सर आपको कुछ मिलेगा। तो लो, आपने एक फाइनेंशियल रिस्क भी उठाई है आपकी कंपनी में। तो आप चाहते हो मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाऊं, जबकि मुझे पता है कि जो प्रॉफिट आएगा वो भी डायरेक्ट मेरे पास आए ना आए पता नहीं, क्योंकि आपने तो एक लोन उठाया, पहले उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ बचा तो मुझे मिलने वाला है। मतलब मैं आपकी कंपनी में कितने रिस्क उठा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी इतने कंपनी में इतने रिस्क होने के बावजूद आऊँ, तो कुछ तो मेरे को अट्रैक्शन दो, कुछ तो ज़्यादा दे दो। 6% तो ये भी दे रहे, आप क्या ज़्यादा दे रहे हो? आप क्या ज़्यादा दे रहे हो? हम ज़्यादा क्यों दे? अरे क्योंकि हम आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाए? अरे आपके बिजनेस में तो इतना रिस्क है, आपके बिजनेस में तो बिजनेस रिस्क भी है, आपका बिजनेस चलता है क्या नहीं चलता है वो रिस्क, बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क है। दूसरा, आपने लोन उठा के रखा है, मतलब अगर बिजनेस चल भी गया, प्रॉफिट हो भी गया, तो भी हो सकता है लोन के इंटरेस्ट देने के चक्कर में ही पैसे खत्म हो जाए। और आप चाहते हो कि हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। हाँ, यह कैसे मुमकिन है? तो हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके पास क्यों आए? हर कोई इतना बंदा समझदार है कि अगर एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है तो वो रिस्क फ्री वाले चीज़ में जाएगा। अगर सेम रिटर्न है और इसमें रिस्क कम है तो कोई भी उतने ही रिटर्न के लिए रिस्क लेसर द रिस्क उतना ज़्यादा फेवर करेगा। सो सिमिलरली इन अ कंपनी
द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी को कितना देना पड़ता है। कभी वो कैपिटल रेज करते हैं तो उनको जो रिस्क फ्री वाले दे रहे उतना तो देना पड़ता है, प्लस आपकी कंपनी में कुछ स्पेसिफिक बिजनेस रिस्क है, जो कोई उसमें पैसा लगाए आप चाहते हो तो आपको उसके लिए उसको बिजनेस रिस्क प्रीमियम देना पड़ेगा। प्लस आपकी कंपनी में लोन उठाया हुआ है, लोन या ऐसी कोई भी फिक्स लायबिलिटी उठाई है, फाइनेंशियल लायबिलिटी जो आपको एवरी ईयर मीट करनी है। अच्छा, ऐसी लायबिलिटी भी क्या आपके ऊपर, ये होने के बावजूद आप चाहते हो सामने वाला आपके इसमें पैसे लगाए, तो इस चीज़ के लिए भी आपको उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। जब आप उसको उतना दोगे तो वो शायद आपकी कंपनी में इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो वो तो जाने वाला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में विच आर रिस्क फ्री। फेयर एनफ एवरीबॉडी, यस नो। तो बस ये कहा गया है कि अजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नंबर 1 हमने देखा था कि एक हर्डल रेट रहता है, नंबर 2 ये क्या है, दिस इज द मिनिमम रिटर्न विच द कंपनी शुड हैव इफ दे वांट टू इंप्रूव द वैल्यू। और नंबर 3 हमने देखा कि इसका एक इक्वेशन भी है, और इक्वेशन क्या है कि कॉस्ट, जिसको के से दिखाते। क्यों सर कॉस्ट को सी से क्यों नहीं दिखाते? सही बात है बच्चों, अगर मैं इनकी जगह रहता तो मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सी से ही दिखाता, बट नहीं, उन्होंने कॉमनली जो नोटेशन यूज किया अननोन वेरिएबल के लिए या उस वेरिएबल के लिए उसको के यूज किया है, तो कन्वेंशनली आज भी उसको के ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। सो के मतलब कितना देना पड़ेगा आपको आपके कैपिटल के लिए सामने वाले को, 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। रिस्क फ्री रिटर्न मार्केट में क्या चल रहा है, फिर बिजनेस रिस्क के लिए भी आपको उसको प्रीमियम देना पड़ेगा, और जो आपके अंदर फाइनेंशियल रिस्क आप चाहते हो फिर भी वो आपके कंपनी में पैसा लगाए तो आपको उस फाइनेंशियल रिस्क के लिए भी उसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा को हम कहते हैं प्रीमियम। कौन क्या कहेंगे उसका हम कहेंगे प्रीमियम। अब ये सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जान के आपने निकाल लिया, मान लो आपने निकाल लिया कि यार मैंने इक्विटी शेयरहोल्डर को मुझे ना कम से कम 16% देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे कंपनी में पैसा लगाएगा ही नहीं। मेरे कंपनी में पैसा लगाने के लिए मुझे उसको 16% रिटर्न देना पड़ेगा, जितना भी वो पैसा लगा रहा है ऑलमोस्ट उसका 16% तो मुझे उसको देना पड़ेगा। 16% आपने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या फायदा इसका? मैंने आपसे कहा ना, जब आपको आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आता है फिर आपको एक हर्डल रेट मिल जाता है, इसके ऊपर के या इसके जितने एटलीस्ट कोई इन्वेस्टमेंट रहे या प्रोजेक्ट रहे तो रिटर्न देने वाला रहेगा, तो ही वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने का, नहीं तो प्रोजेक्ट रिटर्न करने का। आ रहे हम इस पार्ट पे, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंपॉर्टेंस फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब क्या बच्चों? हमारा चैप्टर नंबर 2 कैपिटल बजटिंग मतलब क्या? कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना आपको, तो वही इन्वेस्ट करे या ना करे, क्या करे क्या ना करे, डिसाइड करने के लिए मदद करेगा आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो capital budgeting decision largely depends on the cost of capital of each source according to the net present value method. Present value of cash inflow must be more than or equal to present value. ये चैप्टर नंबर 2 में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कैपिटल बजटिंग में कितना इंपॉर्टेंट है आपका हर्डल रेट आपको पता होना। नंबर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल, इंपॉर्टेंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपको कैसे रखना है? स्ट्रक्चर मतलब समझते हो ना कि आपको आपकी कंपनी का प्रपोर्शन क्या रखना है अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, वो डिसाइड करके आपको लोन लेना है कि आपको इक्विटी लेना है, क्योंकि इन सब का कॉस्ट अलग है, इन सबका क्या कमॉन कॉस्ट अलग है। लोन थोड़ा सस्ते में मिलेगा, डिबेंचर्स तो और भी सस्ते मिलेंगे। मैंने आपको बताया लोन से भी सस्ता कौन रहता है? डिबेंचर, कि बैंक का कमीशन नहीं देना पड़ता बीच में, वो सस्ता है, लेकिन फिर वो लोग रिस्क नहीं उठाएंगे, उनको कंफर्म। ध्यान से समझना, अगर मान लेते कोई जैसे लोन सस्ता है, सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स कौन है? आपके डिबेंचर्स, ये चीप है। और सबसे महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन है? इक्विटी वाले। क्यों सर? क्योंकि डिबेंचर वाला कोई रिस्क नहीं उठाता ना। डिबेंचर वाला क्या बोलता है? तेरा बिजनेस चले या घाटे में जाए, मुझे मेरे डिबेंचर के ऊपर इतना इतना रिटर्न चाहिए। अब इक्विटी वाले जो है ये रिस्क उठा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ही पैसा देना, लॉस हुआ तो मत देना। ये रिस्क उठा रहे तो उनका रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगा। ये 11% ले रहे हैं जबकि कोई रिस्क नहीं उठा रहे, तो ये बंदा क्या बोलेगा? मैं तो रिस्क भी उठा रहा हूँ, मुझे उससे कुछ ज़्यादा दे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसका रफली 16% 17% होगा। तो आपको ये आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर एक बार पता हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है मतलब वो रिस्क भी नहीं लेने वाला है, इसलिए तो इतना सस्ते में मान रहा है, और अगर ये ज़्यादा मांग रहा है तो वो रिस्क भी लेने वाला है। सो मोर द रिस्क मोर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, लेस द रिस्क लेस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो जब आपको पता रहेगा कि अलग अलग सोर्स ऑफ कैपिटल का अलग अलग रेट है, आपको डिसाइड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसे रखना है। आपको लोन ज़्यादा लेना है और इक्विटी थोड़ा सा लेना है, या आपको इक्विटी ज़्यादा लेना है, आपकी कंपनी में शायद आपको लग रहा है रिस्क बहुत है इसलिए आपने इक्विटी ले लिया, इक्विटी ज़्यादा लोन कम। आप अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो सकते हो कैपिटल का, जिसको हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पार्ट। ये कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है ये आप देख सकते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी डिसाइडेड वंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नोन। पोस्ट दैट इज इंपॉर्टेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एवोल्यूशन नहीं बच्चों, इवैल्यूएशन, कि आपने इस बार अच्छा परफॉर्म किया या बेटर, जैसे या बुरा। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 7% परफॉर्म किया, हम बोलेंगे अला वाह यार
7% रिटर्न, भारी। अरे काय का भारी, काय का भारी, लोन लेकर ही आए थे 11% से, लोन लेकर ही आए 11% से और कमाए हैं 7%। काय का परफॉर्मेंस अच्छा है भाई, नहीं यार 7% कमाए, ये भी तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा परफॉर्मेंस, जो तुम कैपिटल लेकर आ रहे हो उसका कॉस्ट है 11% और उसके ऊपर आपका रिटर्न है 7%, नॉट भारी। सो अगर आपको आपके बिजनेस का करना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट, यू स्टिल नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल। फोर्थ वन, इंपॉर्टेंस टू अदर फाइनेंशियल डिसीजंस। ये छोड़कर भी जो दूसरे हैं अपार्ट फ्रॉम द अबव, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो यूजफुल इन सम एरिया सच एज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर निकालने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी निकालने के लिए कि कंपनी कितना अर्न कर पाएगी, राइट। हेंस इट प्लेज अ मेजर रोल। तो फाइनेंस में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बहुत लगने वाला है। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपसे कहा, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहा कि ये चैप्टर एक फंडामेंटल चैप्टर है, कई जगहों पे आपको ये लगने वाला है, राइट। सो वंस अगेन लेट्स क्विकली सी हमने अब तक क्या क्या देखा है। हमने सबसे पहले शुरुआत किया था किससे, बोलो। हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या रहता है, उसकी मीनिंग क्या रहता है, राइट। और हमने देखा था कि किसके लिए लगता है, कि हो सकता है वो मुझे फिक्स्ड एसेट्स के लिए लगे, हो सकता है वो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए लगे, या आई मे रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द परमानेंट पोर्शन ऑफ माई वर्किंग कैपिटल। पोस्ट दैट वी हैड सीन कि फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या कम, आपको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ज़्यादा लेंगे या कम। एग्जाम्पल लिया था मैंने चाय वाले का। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द नेचर ऑफ योर product, it depends upon the nature of your business, it also depends upon the nature of technology you are using, fair enough। बाद में सोर्स कहाँ से आ सकता है, राइट। कैपिटल आपका कहाँ से आ सकता है, एक तो वो इंटरनल से आ सकता है या वो एक्सटर्नल से आ सकता है। इंटरनल मतलब क्या, उन्हीं लोगों से जो आपकी कंपनी के मेंबर्स हो, राइट। जरूर नहीं आप ही से, जैसे टाटा को पैसा चाहिए तो टाटा ही दे पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक इक्विटी शेयर होल्डर बना सकता है किसी को, कंपनी का मेंबर बन गया, उससे पैसा आया तो इंटरनल बोलेगा, राइट। और एक्सटर्नल मतलब क्या है, बोरोड फंड्स, जिसमें मेनली क्या है मेरे पास, डिबेंचर और टर्म लोन। ये देखने का हमने देखा था इनके मीनिंग्स। डिबेंचर में हमने देखा था व्हाट इज कन्वर्टेबल, व्हाट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, फॉरेन सोर्स ऑफ कैपिटल भी रह सकते हैं, ओके। पोस्ट दैट वी हैड सीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डेफिनेशन, कि दिस इज नथिंग बट द मिनिमम रिटर्न विच यू शुड अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स टू मेंटेन योर वैल्यू और टू ग्रो इट, राइट। बाद में हमने देखा था अजम्पशंस, 3 मेन अजम्पशन के थे। पहला कि ये एज सच तो कोई कॉस्ट नहीं है, एक्चुअली एक हर्डल रेट बोलकर काम करता है ना। नंबर 2 क्या, इट इज अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच यू शुड अर्न ऑन द प्रोजेक्ट्स, एल्स डू नॉट इन्वेस्ट इन दोस प्रोजेक्ट्स। और उसका हमने एक इक्वेशन देखा था कि के यहाँ पे दिखा था क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, कम ऑन, आरजे, दैट इज रिस्क फ्री पे जितना रिटर्न मिल रहा है वो, प्लस जो बिजनेस रिस्क आपकी कंपनी में है उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा सामने वाले को। आपके बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क भी है तो उसके लिए भी उसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इन सबको अगर आप ऐड कर दो तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा एक फेयर आइडिया कि आपको कितना कॉस्ट आएगा इस कैपिटल को रेस करने का। बाद में हमने उसका इंपॉर्टेंस देखा था कि कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लेने हैं, आपको कैपिटल का स्ट्रक्चर डिजाइन करना आपकी कंपनी का, वहाँ पे भी ये काम का है, अदर फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए भी, एंड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ योर एंटिटी। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। That is what coming in the next lecture. I'll see you in the next lecture. Stay tuned. Take care and bye-bye.